नमस्कार दोस्तों। अ, जैसा कि हमारा जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन, हम लोग सेकेंड यूनिट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन का पढ़ रहे हैं और ये सेकेंड यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स। इससे पहले दोस्तों जो अब जब हमने अपनी फर्स्ट यूनिट पढ़ी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पर्टिकुलर हर कॉन्सेप्ट की स्पेशलिटीज़ क्या है, किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन उप्स पैराडाइम्स के अंदर किया जाता है। लेकिन जब हम लोगों ने इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा तो हमें देखने के बाद ये पता चला कि किस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम के लिए हम अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उस क्रिएट ऑब्जेक्ट पे अलग अलग टाइप के जो उप्स के कॉन्सेप्ट हैं यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, आपका इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, अलग अलग ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या क्लास के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी ऑब्जेक्ट को, चूँकि हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी उप्स पैराडाइम्स कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बेस्ड होता है, ठीक है ना। क्लास और ऑब्जेक्ट ये दो सिनेरियो हैं जो मैक्सिमम आपके उप्स में यूज़ होते हैं। आप विदाउट क्लास या ऑब्जेक्ट क्रिएट किए वो उप्स का प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो जो दोस्तों हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में, ठीक है, तो वो जो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, अगर हमको वो समझ में नहीं आएगा तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को डिज़ाइन नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ जब तक हमें ये नहीं पता कि कहाँ पे कौन सी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करना है, किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, तब तक हम किसी भी चीज़ को डिज़ाइन या विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है कि हम किस तरीके से ये आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो दोस्तों इसके लिए केवल और केवल एक ही तरीका है कि उप्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप सारे कॉन्सेप्ट्स की को समझिए कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट्स है क्या, किस लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और उसके बाद से जो तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से इन पर्टिकुलर थिंग्स को आप क्या कहते हैं कि कोड के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो दूसरा टॉपिक था जो उसके बाद से हमारी फर्स्ट यूनिट खत्म हो गई थी। सेकेंड यूनिट जब दोस्तों हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो यूएमएल था, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि ये मॉडलिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है लेकिन ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक वे प्रोवाइड करता है विजुअलाइजेशन का, जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को या किसी भी सिस्टम को डेवलप करने से पहले उसके स्ट्रक्चर को और उसके बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए मॉडलिंग कर सकते हैं यूएमएल के थ्रू, ठीक है। मॉडलिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है ये तो हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया है कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को अगर हम बनाने जाते हैं, ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर अगर बनता है तो उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस, ऑब्जेक्ट क्लासेस का यूज होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उस पर अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम मॉडलिंग नहीं करते हैं इम्प्लीमेंटेशन से पहले तो कहीं ना कहीं इतने सारे लॉजिक, इतने सारे ऑपरेशंस हैं कि हम जब इम्प्लीमेंट करने जाएंगे और हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम कुछ न कुछ फंक्शनलिटी मिस कर सकते हैं। और एक बार अगर सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप हो गया दोस्तों तो फिर हम दोबारा उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, या फिर उसमें अगर हम चेंज करते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों कि मॉडलिंग में ये एक कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए भी हमारी मॉडलिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज ऑफ जो हमारा कस्टमर होता है वो नॉन प्रोग्रामर नहीं होता, ठीक है ना। तो हमें उसको समझाने के लिए हम कोड के थ्रू उसको नहीं समझा सकते लेकिन हम उसको डायग्राम्स के थ्रू समझा सकते हैं। तो वहाँ पे भी यूएमएल जो है हमारा काफ़ी बेनिफिशियल होता है। हमने जब यूएमएल देखा था दोस्तों तो हमने ये देखा था कि यूएमएल जो है हमारा वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम और दूसरा आपका बिहेवियरल डायग्राम। स्ट्रक्चरल डायग्राम का जो मेन मोटो होता है ये होता है कि किस तरीके से कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होगा, डिप्लॉयमेंट उसका कैसा होगा, ऑब्जेक्ट किस तरीके से अरेंज किए जा रहे हैं, क्लास किस तरीके से अरेंज किए जा रहे हैं, ठीक है ना। आपके
तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो हम स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर डायग्राम की भी बात करें दोस्तों तो स्ट्रक्चर डायग्राम में कोई एक डायग्राम नहीं है, बहुत सारे डायग्राम है। इवन जो आज का टॉपिक में डिप्लॉयमेंट डायग्राम और जो मैंने अभी पिछले लेक्चर में जो मैंने क्लास ली थी आपका कंपोनेंट डायग्राम, ये दोनों भी स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो अब हम ये कहें कि पर्टिकुलर क्यों कोई एक ही डायग्राम बना ले और उसी से हम सारी चीजें समझ ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्ट्रक्चर में 5 डायग्राम या 6 डायग्राम है तो हमें 6 डायग्राम को बनाना पड़ता है और उसके बाद से हम एनालाइजिंग करके हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सही है कि नहीं है, या जहाँ पे भी हमने जो भी प्रोटोकॉल या फंक्शनैलिटी यूज की है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, जब एक बार दोस्तों हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं तो देन हम उस स्ट्रक्चर के बिहेवियर को भी एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है और वो एनालाइजेशन हम बिहेवियरल डायग्राम के थ्रू करते हैं। इसमें भी बहुत सारे डायग्राम हैं, ठीक है, लेकिन हम ये कहें कि कोई एक ही डायग्राम के थ्रू हम सारे सिस्टम के बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर ले तो ऐसा नहीं है। अगर हम एक से ज़्यादा सिस्टम, अगर हमें पूरे सिस्टम के बिहेवियर को एनालाइज करना है तो उस केस में हमें हर बिहेवियर डायग्राम को, चाहे वो सीक्वेंस डायग्राम हो, चाहे वो यूज केस डायग्राम हो, ठीक है, चाहे वो टाइम डायग्राम हो, हमें हर डायग्राम को बनाना पड़ता है और उस डायग्राम के थ्रू हम ये देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है या विजुअलाइज किया है वो अकॉर्डिंग टू यूजर नीड उस पर्टिकुलर सिस्टम का बिहेवियर होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, अगर होगा तो हम उसको आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो होप सो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम सबसे पहले जो मेंटल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, जो विजुअलाइजेशन करते हैं, उस विजुअलाइजेशन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूएमएल के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो यूएमएल जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने देखा कि हम इस पूरी की पूरी यूनिट में यूएमएल के बारे में ही पढ़ रहे थे, किस तरीके से स्ट्रक्चरल डायग्राम काम करता है, किस तरीके से बिहेवियरल डायग्राम काम करता है। ठीक है, तो बहुत सारे डायग्राम्स हैं जो जिनका एक अपना यूज है, अपना एक क्या कहें कि एक अपना स्पेशलिटी है, जिसका वो यूज कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर को एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, यूजर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है डिप्लॉयमेंट डायग्राम। ठीक है ना, तो डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है दोस्तों फैलाना, यानी कि किस तरीके से कंपोनेंट्स, फाइल्स को या हार्डवेयर्स को अरेंज किया गया है, वो पर्टिकुलर हार्डवेयर के अंदर कौन कौन सा प्रोटोकॉल्स यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो ये जो आपका सिनेरियो होता है, इस सारी चीज़ों को हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि देखिए आपके डिफिनीशन में लिखा हुआ है, देखिए कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स are used to visualize the topology of the physical components of a system where the software components are deployed। ठीक है ना, यानी कि ये हेल्प करता है विजुअलाइज करने में फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ अ फिजिकल कंपोनेंट्स, यानी फिजिकल कंपोनेंट्स में कौन कौन सी टोपोलॉजीज यूज हो रही हैं किसी सिस्टम के अंदर, और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का किस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, यानी कि कौन से फिजिकल कंपोनेंट में किस टाइप का सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो रहा है या किस तरह की टिपोलॉजी जो है वहाँ पे वर्क कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपके दूसरे लाइन में कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टैटिक डेवलपमेंट व्यू ऑफ अ सिस्टम। डिप्लॉयमेंट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ नोड एंड देयर रिलेशनशिप। तो अगर डिप्लॉयमेंट डायग्राम को अगर हमें समझना हो तो हम, जैसा कि हम कह रहे हैं, अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो देखिए, जैसे कि अगर हम कहें कि अगर हमारा एक ये सिस्टम है, ठीक है, और सिस्टम में अगर बहुत सारे चीज़ें यूज हो रही है, जैसे कि एक आपका यूज़र हो गया, ठीक है, यूज़र के बाद फिर कोई और सिस्टम हो गया, फिर कोई और सिस्टम हो गया, फिर कोई और सिस्टम हो गया, और एक यूज़र की रिक्वायरमेंट को ये सारे के सारे मिल के पूरा कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये सारे के सारे कंपोनेंट हो गए, ये भी कंपोनेंट, ये भी कंपोनेंट, ये भी कंपोनेंट। अब किस कंपोनेंट को का हार्डवेयर जो है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, और पर्टिकुलर किस हार्डवेयर के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा डिवाइस टू डिवाइस।
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का जो स्ट्रक्चर है वो हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम के थ्रू दोस्तों आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ में कहें तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम एक तरीके से हेल्पफुल होता है कि किस तरीके से हमारा जो जो फिजिकल जो हार्डवेयर्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ की जो हार्डवेयर हमने अरेंज किया है एक ऑर्डर में, तो पर्टिकुलर हर ऑर्डर डिवाइस के बीच में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है या फिर पर्टिकुलर किसी डिवाइस के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ जो है वो डिप्लॉयमेंट डायग्राम के थ्रू हम शो कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरी जो सबसे मेन चीज़ है दोस्तों कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम भी हमारे स्ट्रक्चर को ही ड्रॉ करता है, यानी कि जो हमने बात की थी कि यूएमएल जो है वो स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल दो डायग्राम के ऊपर बेस्ड होता है। तो अगर हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं पर्टिकुलर सिस्टम के स्ट्रक्चर को ही शो करता है, और वो स्ट्रक्चर कि किस तरीके से कहाँ पे कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट होगा और किस तरीके से वो दूसरे कंपोनेंट के साथ उसका रिलेशनशिप होगा और किस तरीके से किस सॉफ्टवेयर को अलग अलग कंपोनेंट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा या डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि लिखा भी हुआ है कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ नोड एंड देयर रिलेशनशिप, यानी कि कितने हार्डवेयर्स हैं यानी कि नोडेड, और हर नोड का रिलेशनशिप यानी कौन सा नोड किससे कनेक्टेड है और जिसके साथ वो मिलके किसी भी टास्क को दोस्तों परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम अपने आप में एक स्पेशल डायग्राम है जिसका यूज हम स्ट्रक्चर को ही ड्रॉ करने के लिए अलग वे से देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको पैराडाइम्स बताया था ना कि वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है ना, कि अलग अलग तरीके से सोचने का तरीका, एक ही चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अलग अलग तरीकों से सोच सकते हैं, अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। तो हमारा अगर डायग्राम्स देखें तो जो स्ट्रक्चर डायग्राम्स हैं, जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल डायग्राम्स हैं, ये सब भी क्या है, वे ऑफ थिंकिंग है, यानी अलग अलग व्यू से सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखा जाता है या एनालाइज करने के लिए इन पर्टिकुलर डायग्राम्स का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से जो हमारा अगला है कि द पर्पस ऑफ डिप्लॉयमेंट डायग्राम कैन बी डिस्क्राइब एज, तो सबसे पहला जो हमारा पर्पस है, जैसा कि देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि विजुअलाइज द हार्डवेयर टोपोलॉजी ऑफ अ सिस्टम, यानी कि पर्टिकुलर कितने कंपोनेंट्स हैं, क्या उनका रिलेशनशिप है, और ये विजुअलाइज करने के लिए कि पर्टिकुलर किस हार्डवेयर के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा टोपोलॉजी जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका विजुअलाइजेशन करने के लिए डिप्लॉयमेंट डायग्राम काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरे की अगर हम बात करें तो डिस्क्राइब द हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज टू डिप्लॉय सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया जाता है कि पर्टिकुलर कहाँ कहाँ पे कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट होता जिसकी हेल्प से हम अगर हार्डवेयर को आइडेंटिफाई कर लें कि कहाँ पे कौन सा हार्डवेयर प्लेस्ड होगा, तो फिर हम ये भी आइडेंटिफाई आसानी से कर लेंगे कि किस हार्डवेयर के अंदर किस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है ना। तो हार्डवेयर का डिप्लॉयमेंट अगर एक बार हो जाता है तो फिर उसी के आधार पे आसानी से हम सॉफ्टवेयर का भी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हम अब अगर हमें ये सारी चीज़ों को भी अगर देखना है कि कहाँ पे कौन सा हार्डवेयर होगा या पर्टिकुलर हार्डवेयर के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, तो ये सारी चीज़ें भी हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तीसरी चीज़ अगर हम देखें, जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है डिस्क्राइब द रन टाइम प्रोसेसिंग नोड, ठीक है ना। डिस्क्राइब द रन टाइम प्रोसेसिंग नोड का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर जब यूज़र जो है, अगर जैसे सपोज कीजिए कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है ना। तो अगर ये सब आपस में कनेक्टेड है तो ये अगर यूज़र यानी कि जो एक एक्टर है आपका, ठीक है, तो ये जो एक्टर अगर यहाँ पे आता है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग करता है तो वो क्या उनकी प्रोसेसिंग रन टाइम प्रोसेसिंग क्या होगी कि पर्टिकुलर नोड कैसे दूसरे पे जा रहा है, फिर दूसरा तीसरे पे जा रहा है, फिर तीसरा चौथे पे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ को भी अगर हमें विजुअलाइज करना है तो हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम का दोस्तों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम कितना हेल्पफुल है और किस तरीके से ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को किस तरीके से इस्टेब्लिश करना है, ठीक है ना, उसके इस्टेब्लिशमेंट को भी हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम के थ्रू आसानी से मेजर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
अगर हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम को दूसरे तरीके से देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, ये सही तरीके से भी सिस्टम के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, उनके कंपोनेंट्स के, उनके हार्डवेयर के अरेंजमेंट को ये डिस्क्राइब करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए कुछ पॉइंट्स और लिखे हुए हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम आर यूजफुल फॉर सिस्टम इंजीनियर्स as efficient deployment diagram is very important as it controls the following parameters। ठीक है ना, यानी कि जो efficient deployment diagram होता है वो कितना important होता है और किस तरीके से वो following parameters को control करता है। तो देखिए वो किस किस पैरामीटर को कंट्रोल करता है डिप्लॉयमेंट डायग्राम। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज क्या है, परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस इन द सेंस कि अगर हम हार्डवेयर डिवाइसेस या नोड्स जितने भी यूज कर रहे हैं उनको अगर सही तरीके से हम उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो या अरेंजमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगा, उसकी स्केलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, और अगर हमें डिप्लॉयमेंट डायग्राम अगर हमने बनाया है और हमें पता है कि कहाँ पे कौन सा हार्डवेयर यूज किया गया है और अगर कभी कोई प्रॉब्लम भी आती है तो हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें किस डिवाइस या किस सॉफ्टवेयर को चेक करने की ज़रूरत है, यानी कि ये मेंटेनेबिलिटी भी इसके अंदर है। यानी कि अगर डिप्लॉयमेंट डायग्राम आपके पास है तो आप आसानी से सिस्टम को मेंटेन भी कर सकते हैं दोस्तों। और पोर्टेबिलिटी का मतलब आप लोग जानते हैं कि अगर हमें पता है कि पर्टिकुलर कौन कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत है तो हम आसानी से उसको कहीं भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो डिप्लॉयमेंट है वो सही तरीके से अगर हमारे पास डायग्राम पहले से बना हुआ है, अगर वो है हमारे पास, तो हम कहीं पर भी आसानी से उस सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगली बात करें तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बिफोर ड्राइंग अ डिप्लॉयमेंट डायग्राम द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट शुड बी आइडेंटिफाइड। यानी कि अगर हम पर्टिकुलर किसी भी डिप्लॉयमेंट डायग्राम को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पर्टिकुलर जो हमारा डिप्लॉयमेंट डायग्राम है दोस्तों, वो डिप्लॉयमेंट डायग्राम में हमें कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं और जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तब तक हमें ये नहीं पता चलता है कि पर्टिकुलर हमारा डिप्लॉयमेंट डायग्राम, तब तक हम सही डिप्लॉयमेंट डायग्राम को नहीं बना सकते। यानी कि जैसे कि हम बताएं कि अगर हम जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे, ठीक है ना, या फिर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है तो हम विजुअलाइजेशन करते हैं। ठीक है ना, तो विजुअलाइजेशन हम तभी कर सकते हैं जबकि हमें पता हो कि सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो। ठीक है ना, कि कहाँ से प्रोसेस शुरू होगा, कहाँ पे किस प्रोसेस पे कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। अगर हमें डिप्लॉयमेंट डायग्राम को दोस्तों बनाना है तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि नंबर ऑफ नोड्स जो है वो कितने हैं। ठीक है ना, अब नंबर ऑफ नोड्स के बारे में अगर हमें पता चल जाए कि नंबर ऑफ नोड्स या नंबर ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर डिवाइस 4, 5, 6, 8 है, ठीक है ना, और जब तक हम नोड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, कि हमें पर्टिकुलर कितने हार्डवेयर डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो हार्डवेयर डिवाइसेस है दोस्तों, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही एक, या फिर कहें कि नेसेसरी होता है, क्योंकि जब तक आप नंबर ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप एक सही तरीके का डिप्लॉयमेंट डायग्राम नहीं बना सकते। दूसरा दोस्तों, जैसा कि देखिए यहाँ पे पहला नोड्स था, दूसरा जो है उसका रिलेशनशिप एमंग नोड्स। ठीक है ना, यानी कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनाने के दो तरीके हैं। यानी अगर आप डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनाना चाहते हैं तो इन दो तरीके के थ्रू आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर आपका डिप्लॉयमेंट डायग्राम सही बनेगा। यानी कि आप जब तक इन दो चीज़ों को आइडेंटिफाई ना कर लें कि नंबर ऑफ नोड, कि कितने नोड की ज़रूरत है, कितने हार्डवेयर कंपोनेंट की ज़रूरत है। ठीक है, और दूसरी कि अगर नंबर ऑफ 10 हार्डवेयर डिवाइसेस हैं तो उनके बीच में नोड टू नोड का रिलेशनशिप किस तरीके से होगा, यानी कि कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट किस हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ अटैच होगा, कौन सा दूसरा हार्डवेयर कंपोनेंट किस तीसरे हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ अटैच होगा। तो ये जो आपका रिलेशनशिप है, आपको ये दोनों चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होगी कि नंबर ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस कितनी है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनके बीच में नोड टू नोड का रिलेशन किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है ना, अगर हम गलत नोड को गलत नोड के साथ अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो हमारी पूरी फंक्शनलिटी फेल हो जाती है, वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम नोड को भी ध्यान दें कि नंबर ऑफ नोड कितने पड़ेंगे,
और किस नोड का किस नोड के साथ कनेक्शन होगा, ठीक है ना। तो जो नोड और रिलेशनशिप एवं नोड, जब तक आप इन दोनों चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, ठीक है ना, क्लियरिफाई नहीं कर लेते, तब तक आप एक सही क्या कहें डिप्लॉयमेंट डायग्राम को नहीं बना सकते दोस्तों, ठीक है ना। तो आप याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि किन किन पैरामीटर को डिप्लॉयमेंट डायग्राम के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, तो आपका परफॉर्मेंस है, स्केलेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम को किस तरीके से अगर हमें बनाना हो तो हमें किन किन चीजों को आइडेंटिफाई करना होता है, तो क्या क्या आइडेंटिफाई करना होता है, नंबर ऑफ नोड्स और उन नोड्स के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से देखिए दोस्तों ये एक हमने नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज अ सिंपल डिप्लॉयमेंट डायग्राम टू प्रोवाइड एन आइडिया ऑफ द डिप्लॉयमेंट व्यू ऑफ ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, हियर वी हैव सोज नोड एस, ठीक है ना। तो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का ही हमने डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनाया है। किसका बनाया है दोस्तों, मैं आपको यहाँ दिखा दूं, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। हमने इसका एक डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनाया है। तो अब हमें वी हैव सो नोड्स एज, तो अब हमें ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का अगर डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनाना है तो हमें पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा, जैसा कि हमने पहले देखा है कि हमें दो चीजों को आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, पहली चीज, और उन नोड्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा या कौन सा नोड किसके साथ अटैच होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या, तब हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले नंबर ऑफ नोड्स इसमें कितने पड़ेंगे ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो एक आपका मॉनिटर होगा, एक आपका मॉडेम होगा, एक आपका कैश सर्वर होगा, कैशिंग सर्वर, और एक आपका सर्वर होगा। मॉनिटर आप जानते हैं क्या है, मॉडेम आप जानते हैं क्या है, जिससे इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता है, कैशिंग सर्वर यानी कि जो जिसके अंदर डाटा होता है और बहुत तेजी से डाटा को रिकवर कर सकता है, और एक आपका मेन सर्वर जहां पे सारा का सारा डाटा स्टोर होता है, जो कि ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम मोस्टली ऑनलाइन सिस्टम है, तो हमें इन सारे नोड्स की जरूरत पड़ेगी, तभी हम ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमने नंबर ऑफ नोड आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब अगर हम नंबर ऑफ नोड अगर एक बार आइडेंटिफाई कर ले दोस्तों, तो फिर हमें क्या दूसरी चीज देखनी पड़ती है कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप क्या सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगा, या फिर ये देखना कि पर्टिकुलर किस क्या कहते हैं कि नोड के साथ कौन सा नोड कनेक्ट होगा, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ नोड अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब हमें दूसरी चीज क्या आइडेंटिफाई करनी है कि नोड्स के बीच में रिलेशनशिप एमंग नोड्स। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे जो थ्योरी लिखी हुई है, अगर आप इस थ्योरी को देखें तो लिखा हुआ है क्या कि द एप्लीकेशन इज एज्यूम्ड टू बी अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है, यानी जो हमारा एप्लीकेशन है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, विच इज डिप्लॉयड इन अ क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट यूजिंग सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3, जो कि एक क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट के थ्रू डिप्लॉय किया गया है, जो सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3 है। द यूजर कनेक्ट्स टू द एप्लीकेशन यूजिंग द इंटरनेट, और जो यूजर है यानी कि हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है ना। तो जो द कंट्रोल फ्लो फ्रॉम द कैशिंग सर्वर टू द क्लस्टर इन्वायरमेंट, ठीक है ना, और जो कंट्रोल फ्लो होगा वो कैशिंग सर्वर से कहाँ होगा, क्लस्टर इन्वायरमेंट की तरफ, ठीक है ना। तो जो क्लस्टर इन्वायरमेंट है वो आपका क्या है, सर्वर हो गया, ठीक है ना। फ्लो कंट्रोल फ्लो कहाँ से होगा, कैश सर्वर से सर्वर की तरफ, ठीक है ना। और जो आपका जो पर्टिकुलर यूजर है वो इंटरनेट के थ्रू यूज करेगा उस एप्लीकेशन को, और अगर इंटरनेट के थ्रू उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं मॉनिटर और मॉडेम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से हमने ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हमें ड्रॉ करना है या उसका डिप्लॉयमेंट डायग्राम अगर हमें बनाना है, तो किस तरीके से ये अलग अलग जितने भी कंपोनेंट्स हैं या हार्डवेयर्स हैं इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी।
जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है। और फिर दूसरी चीज हमने क्या आइडेंटिफाई किया है कि इनके बीच का रिलेशनशिप जो पर्टिकुलर, अगर ये सर्वर है, कैशिंग सर्वर है, मॉडेम है, मॉनिटर है, यूजर है, तो यूजर कहाँ पे क्लिक करेगा, फिर वो डाटा फिर कहाँ जाएगा, यानी वो पर्टिकुलर मॉनिटर किसके साथ कनेक्ट होगा, फिर वो मॉडेम किसके साथ कनेक्ट होगा, फिर वो डिवाइस किसके साथ कनेक्ट होगी, जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है और यूजर तक आसानी से उसके रिस्पॉन्स को पहुंचाया जा रहा है। ठीक है ना। जैसा कि ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो हमें पता है कि जो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है वो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक तरीके से आपका ऑनलाइन सिस्टम है जो कि पर्टिकुलर किसी भी अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को यूज करना है तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं और डिप्लॉयमेंट डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा डिप्लॉयमेंट डायग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आपको ये फिगर दिख रहा होगा हमारा, ठीक है। अगर ये आप लोगों को फिगर दिख रहा है तो जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग डिप्लॉयमेंट डायग्राम हैज बीन ड्रॉन कंसीडरिंग ऑल द पॉइंट्स मेंटेन्ड अबव। ठीक है ना। तो ये किसका डिप्लॉयमेंट डायग्राम है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम ऑफ एन ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना। तो दोस्तों हमें पता है कि जब भी हम किसी डिप्लॉयमेंट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, नंबर ऑफ नोड्स और उनके बीच के रिलेशनशिप को। ठीक है ना, कि नंबर ऑफ नोड कितने यूज हो रहे हैं और नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितने यूज हो रहे हैं। तो जैसा कि इसके एबव वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि नंबर ऑफ नोड कौन कौन से हैं और उनका रिलेशनशिप क्या क्या है। जैसे कि देखिए आपका मॉनिटर है, ठीक है, आपका मॉडेम है, ठीक है, आपका सर्वर है 1, सर्वर 2, सर्वर 3, ठीक है ना, और ये आपका कैश सर्वर है। ठीक है ना। तो अब देखिए, और ये आपका इंटरनेट है। तो इतनी चीजों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। ठीक है ना। और रिलेशनशिप किस तरीके से इस्टेब्लिश हो रहा है और किस तरीके से यूजर अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो अगर देखना है दोस्तों तो आप आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले ये आपका यूजर है, ठीक है ना। ये यूजर चूंकि इसको ऑर्डर करना है तो ये मॉनिटर के थ्रू ही ऑर्डर करेगा और मॉनिटर को क्या चाहिए, इंटरनेट के लिए उन्होंने क्या किया, ये मॉडेम लगा दिया। ठीक है ना। अब मॉडेम के थ्रू पर्टिकुलर इस सिस्टम में इंटरनेट आ गया और इस सिस्टम के थ्रू इस यूजर ने ऑर्डर को मेंटेन किया। ठीक है ना। अब जब ये ऑर्डर को मेंटेन करेगा तो मॉडेम के थ्रू वो कहाँ जाएगा, इंटरनेट में। ठीक है। और इंटरनेट के थ्रू वो कहाँ जाएगा, कैशिंग सर्वर में, जो जिसकी प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट होती है, यानी एक साथ कितने भी ऑर्डर आए वो उसको मैनेज कर सकता है। अब अकॉर्डिंग टू कैटेगरी कि ऑर्डर किस टाइप का है, ठीक है ना, वो उसको अलग अलग सर्वर पे परफॉर्म करता है। यानी कि मान लीजिए स्पेशल ऑर्डर है, सिंपल ऑर्डर है या मीडियम क्लास ऑर्डर है, तो उस हिसाब से वो उसके उस सर्वर पे उसको डिप्लॉय कर देगा, यानी सेंड कर देगा। ठीक है ना। और वापस जब उसको मिलेगा तो ये पर्टिकुलर जो भी सर्वर है वो रिस्पॉन्स करेंगे वापस कैश को, कैश रिस्पॉन्स करेगा इंटरनेट के थ्रू मॉडेम को, और मॉडेम वापस से रिस्पॉन्स करेगा आपके सिस्टम को, और सिस्टम आपको वापस से रिस्पॉन्स करेगा किसको, यूजर को। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन होगा और हमारा जो पर्टिकुलर प्रोसेस जो होगा वो आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है। यानी कि देखिए अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो हमारे डिप्लॉयमेंट डायग्राम में कितनी आसानी से हमें बता दिया कि कहाँ पे कौन सा डिवाइस हम प्लेस करेंगे पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, पहली चीज दोस्तों। दूसरी चीज कि अब अगर हमें पता चल गया है, ठीक है ना, कि एक सेकेंड मैं आपको बताऊं कि एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्तों, ये थोड़ा सा मुझे हटाने दीजिए। हाँ हाँ, तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब इतना है
कि जब हमें पता चल गया है तो अब देखिए जैसे अब ये हमारा कंप्यूटर है, तो यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे उसके बाद मॉडेम है, उसके बाद से कैशिंग सर्वर है, उसके बाद से सर्वर 1 है, फिर सर्वर 2 है, सर्वर 3 है। तो जब ये हमें हार्डवेयर डिवाइसेस का पता चल गया कि कैसे कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस का हम यूज़ करेंगे और उनका रिलेशनशिप किस तरीके से इस्टेब्लिश करेंगे, तो फिर हम ये भी आसानी से जैसे कि हमने जब हार्डवेयर का डिप्लॉयमेंट हमने कर लिया, ठीक है, तो अब हम आसानी से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इस हार्डवेयर के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर या प्रोटोकॉल यूज़ होगा, इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर या प्रोटोकॉल यूज़ होगा, या इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल यूज़ होगा, या इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल यूज़ होगा, या इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल यूज़ होगा, या पर्टिकुलर इस सर्वर के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल और या फिर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होगा। तो एक बार जब हम हार्डवेयर का डिप्लॉयमेंट कर लेते हैं, तो फिर हम बड़ी आसानी से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो है ये आपका सिस्टम जो है एक बार हमने डिप्लॉयमेंट डायग्राम बना लिया कि हमें ये आइडेंटिफाई कर लिया कितनी डिवाइसेस हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो एक बार डिवाइसेस और उनके रिलेशनशिप को जब हम इस्टेब्लिश कर देते हैं, तो फिर हम ये आसानी से फिर ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस सिस्टम के अंदर या किस हार्डवेयर के अंदर किस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना है, यानी फिर आसानी से हम सॉफ्टवेयर का भी डिप्लॉयमेंट कर लेते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम कितना हेल्पफुल होता है स्ट्रक्चरल को किसी भी सिस्टम के स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है दोस्तों, तो होप सो दोस्तों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और ये हमारे सेकंड यूनिट यानी कि यूएमएल का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट यानी कल से हम थर्ड यूनिट की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि थर्ड यूनिट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा मेल के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।